पाकिस्तानी तफ्तीशी टीम आज पठानकोट का कर रही है दौरा। टेक्निकल एरिया में जाने या फिर किसी फौजी से बात करने की इजाजत नहीं। तफ्तीशी टीम ने कल दिल्ली में एनआईए अफसरों से की बातचीत। वजीर आजम ने कहा, कम महंगाई और तेज शरह तरक्की के साथ दुनिया की मईशत में भारत एक रोशन सितारा। कहा, रोजगार के नए मौके पैदा करना सरकार की पहली तरजीह। ब्रसेल्स दहशतगर्दाना हमले के बाद लापता भारतीय शहरी राघवेंद्रन गणेशन की मौत। गणेशन की लाश ब्रसेल्स में उनके अहले खाना को सौंपी गई। मरकजी वजीर खजाना का कर्ज ना अदा करने वालों को इंतबाह। कहा, या तो कर्ज चुकाएं या फिर कार्रवाई के लिए रहें तैयार। कर्ज की वापसी के लिए बैंक करेंगे कानूनी कार्रवाई। महबूबा मुफ्ती 4 अप्रैल को ले सकती है जम्मू और कश्मीर के वजीर आला के ओहदे का हलफ। महबूबा मुफ्ती को पीडीपी कानून साज पार्टी का मुंतखब किया गया था लीडर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मुताल्लिक फाइलें आज की जाएंगी जारी। नेताजी की मौत के राज से पर्दा उठने में मिलेगी मदद। कौमी फिल्म अवार्ड्स का ऐलान। बाहुबली को बेहतरीन फीचर फिल्म, दम लगा के आयशा को बेहतरीन हिंदी फिल्म, पीकू में अमिताभ बच्चन को बेहतरीन अदाकार, कंगना रनौत को तनु एड्स मनु रिटर्न्स के लिए बेहतरीन अदाकारा, जबकि संजय लीला भंसाली को बाजीराव मस्तानी के लिए बेहतरीन हिदायतकार किया गया मुंतखब। और खेलों में T20 आलमी कप सेमीफाइनल मुकाबले में जख्मी युवराज सिंह की जगह खेल सकते हैं मनीष पांडे। मोहाली में खेलते हुए युवराज सिंह हुए थे जख्मी। आदाब, खबरों में आपके साथ मैं हूं शहला निगार। पाकिस्तानी तफ्तीशी टीम इस साल जनवरी में हुए दहशतगर्दाना हमले की जांच के लिए आज पठानकोट पहुंच रही है। इस वक्त टीम अमृतसर से पठानकोट जा रही है। आपको बता दें कि पठानकोट में पाकिस्तानी टीम को सिर्फ उस जगह पर जाने की इजाजत है जहां पर जुर्म का इर्तिकाब हुआ था। टीम के अरकान को किसी भी फौजी से बात करने की इजाजत नहीं दी गई है। इससे पहले आपको बता दें, पाकिस्तान की एक 5 रुकनी मुश्तरका तफ्तीशी टीम ने कल नई दिल्ली में एनआईए के अरकान के साथ मुलाकात की थी। ये पहली बार हो रहा है जब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और पुलिस शोबे के अफसरान दहशतगर्दाना हमले की तफ्तीश के सिलसिले में भारत के दौरे पर आए हुए हैं। भारत और पाकिस्तान ने पठानकोट एयरबेस पर दहशतगर्दाना हमले की जांच पर कल बाकायदा बातचीत शुरू की। पड़ोसी मुल्क से पहली बार मुश्तरका तफ्तीशी टीम आई है, जिसमें आईएसआई का एक अफसर भी शामिल है। पाकिस्तान की 5 रुकनी जेआईटी की क़यादत पाकिस्तान के पंजाब सूबे के इंसदाद दहशतगर्दी महकमे के मोहम्मद ताहिर राय कर रहे हैं। इसमें खुफिया ब्यूरो के मोहम्मद अजीम अरशद, आईएसआई अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल तनवीर अहमद, लेफ्टिनेंट कर्नल इरफान मिर्जा और जांच अफसर शाहिद तनवीर शामिल हैं। टीम पीर को एनआईए के सदर दफ्तर पहुंची। बताया जा रहा है कि अफसरों ने उन्हें अब तक भारतीय एजेंसियों की जांच के बारे में मालूमात फराहम की और तमाम सबूत सौंपे। ये टीम जांच के सिलसिले में आज पठानकोट जाएगी। हालांकि हुकूमत ने वाजह कर दिया है कि टीम को न तो पठानकोट एयरबेस के टेक्निकल एरिया में जाने की इजाजत होगी और न ही फौज के लोगों से बातचीत की इजाजत होगी। परमिशन टू लैंड एट एयरबेस हैज बीन रिफ्यूज्ड. Permission to use any of the defense instrument, vehicle, platform has been refused. Permission to speak to any defense personnel has been refused. Now what NIA shares with the joint investigation team and where they take them is their lookout.
किसी दहशतगर्दाना मामले की जांच के लिए पाकिस्तान की टीम का ये इस तरह का पहला दौरा है। सुषमा स्वराज ने 17 मार्च को सार्क ममालिक के वज़राए खारजा की मीटिंग में नवाज शरीफ के खारजी उमूर के मुशीर सरताज अजीज से मुलाकात की थी। इस दौरान पाक टीम को पठानकोट एयरबेस जाने की इजाजत देने पर रजामंदी हुई थी। गौरतलब है कि 2 जनवरी को पठानकोट एयरबेस पर हमला हुआ था। इसमें भारत के 7 जवान शहीद हुए थे, जबकि 6 दहशतगर्दों को मार गिराया गया था। भारत की जांच एजेंसियों के मुताबिक इस हमले को जैश ए मोहम्मद दहशतगर्द ग्रुप ने अंजाम दिया था। इस मामले में भारत कई सबूत पाकिस्तान को फराहम कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान मुसलसल मजीद सबूत का मुतालबा करता रहा है। दिल्ली से अमृतपाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं फोन लाइन पर हमारी नुमाइंदा उषा पवार। उषा, ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई पाकिस्तानी टीम भारत में हुए हमले के सिलसिले में भारत का दौरा कर रही है। तारीखी कह सकते हैं इस दौरे को, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि पाकिस्तानी टीम को टेक्निकल एरिया में जाने की इजाजत नहीं मिली है और ना ही किसी फौजी से बात करने की इजाजत मिली है। तो आखिर पाकिस्तानी टीम वहां पर करेगी क्या? जी शरद, जैसे रक्षा मंत्री ने पहले ही कह दिया था कि जो एयरबेस का एरिया है वहाँ उन्हें नहीं लैंड करने दिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि करीब 20-25 मिनट पहले जो पाकिस्तान की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है वो अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरी है और अमृतसर से यहाँ के लिए पठानकोट के लिए रवाना हो गई है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आधिकारिक तौर पर हमें कोई ऐसी सूचना नहीं मिल रही है, क्योंकि जो अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, पठानकोट जिले के डिप्टी कमिश्नर की करें या गुरदासपुर जिले के डिप्टी कमिश्नर की करें, तो दोनों ही डिप्टी कमिश्नर कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है और कोई भी जानकारी यहाँ नहीं मिल रही है। लेकिन हमें इतना पता चला है कि अमृतसर से करीब 25 मिनट पहले ये टीम वहाँ से रवाना हो गई है, निकल गई है। ये भी हम आपको पूरी तरह से नहीं बता सकते, वो सीधी यहाँ पठानकोट एयरबेस पे आएगी या पहले बमियाल साइड भी जा सकती है, क्योंकि जो NIA है वो बमियाल का जो इलाका है जहाँ से ये जो आतंकी है जिन्होंने पठानकोट एयरबेस पर हमला किया था 1 और 2 जनवरी की रात के बीच, तो वो उसी एरिया से बमियाल का जो इलाका है, बमियाल का जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, वहां से ही दाखिल हुए बताए जा रहे हैं। इसलिए वो इलाका है, वहां भी NIA टीम उनको लेकर जा सकती है। और इसके अलावा शहर में ये भी बता दूं कि जो 4 आतंकी मारे गए थे जिनकी डेड बॉडीज पूरी तरह से साबुत थी, उनको वो डेड बॉडीज यहाँ पठानकोट का जो सिविल हॉस्पिटल है यहाँ रखा गया था और वो डेड बॉडीज अभी यहीं पर हैं। ये भी हो सकता है, ये भी मैं दोबारा आपको बता दूं कि अभी आधिकारिक तौर पर कोई भी सूचना देने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर्स हो या फिर जो सिविल सर्जन है यहाँ के पठानकोट सिविल अस्पताल के, वो भी कोई आधिकारिक तौर पर कोई सूचना नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये जा रहा है कि वो वहां भी जा सकते हैं। पाकिस्तानी टीम के इस दौरे का पठानकोट हमले की जांच पर क्या कुछ असर पड़ सकता है? जी, पाकिस्तान की टीम को भारत ने यहाँ आने की इजाजत दी है। उसका एक तरीके से जो विश्व स्तर पर है वो ये भी मैसेज आएगा कि भारत किस तरह से पाकिस्तान के साथ सहयोग कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को फिर ऐसी कोई बात कहने को नहीं मिलेगी कि भारत की तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें सहयोग नहीं मिला। और ये बात जो है ये विश्व स्तर पर जो संदेश जाएगा वो भारत के पक्ष में जाएगा कि भारत ने पाकिस्तान के साथ कितना सहयोग किया है। और अगर देखा जाए कि इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर असर यहाँ अगर भारत के स्तर पर देखा जाए तो ऐसा तो लगता नहीं है कि इस तरह का किसी तरह से कोई फर्क पड़ सकता है। अन्यथा जो NIA है उनकी जो आरंभिक जांच है वो तो संपूर्ण हो चुकी है और उससे पहले पाकिस्तान टीम जब दिल्ली पहुंची है उससे पहले भी उन्होंने जितने भी सबूत थे वो दिए। इससे पहले भी डिप्लोमेटिक स्तर पर भी पाकिस्तान के साथ जो राब्ता कायम हुआ उस दौरान भी जो काफी पुख्ता सबूत थे जो दिए गए थे पाकिस्तान को कि इसमें जो जैश ए मोहम्मद का हाथ है और आतंकी संगठन है उसका हाथ है और पाकिस्तान उसके लिए संगठन के विरुद्ध और उसके उषा, इस तमाम जानकारी के लिए आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। बहुत बहुत बधाई हो, आपने अपने बच्चों को पोलियो से बचा लिया। लेकिन जब तक दुनिया में पोलियो का एक भी केस है, पोलियो का खतरा बना हुआ है। इसीलिए अब सरकार देश में पोलियो इंजेक्शन की शुरुआत कर रही है ताकि आपके बच्चे को मिले
डबल सुरक्षा। अब अपने 1 साल से छोटे बच्चे को टीकाकरण सत्र में पोलियो की तीसरी खुराक के साथ जरूर दिलवाएं पोलियो का इंजेक्शन। क्यों राधा, इससे क्या होगा पता है ना? हाँ दीदी, पोलियो से डबल सुरक्षा हमेशा के लिए। याद रहे, पोलियो की तीसरी खुराक के साथ जरूर दिलवाएं पोलियो का इंजेक्शन। अधिक जानकारी के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र, एएनएम या आशा दीदी से संपर्क करें। मैंने अपनी बुटीक के बारे में एनएसएसओ को पूरी जानकारी दी। सरकार हमारे हित के लिए हमारे कामकाज की जो भी जानकारी चाहती है हमने सब दे दी है। कामकाज की जानकारी नहीं देंगे तो हमारा विकास कैसे होगा? हमें गर्व है कि हमने सही जानकारी दी। एनएसएसओ मैन्युफैक्चरिंग, व्यापार और सेवा क्षेत्र के असंगठित उद्यमों पर देशव्यापी सर्वे कर रहा है। आप भी अपना सहयोग देकर देश के विकास में भागीदार बने। आपके द्वारा दी गई जानकारी गोपनीय रखी जाती है। निभाए अपनी जिम्मेदारी, एनएसएसओ को दे सही जानकारी। एक बढ़िया सा CFL लैम्प देना। ये लीजिए। ये बढ़िया है, इसकी क्या गारंटी है? ये देखिए, इस पर ISI का निशान है, जो किसी भी प्रोडक्ट को कड़े परीक्षण से गुजरने के बाद ही दिया जाता है। हर CFL लैंप पर ISI का निशान अनिवार्य है। पर कैसे पता चलेगा कि ये ISI मार्क असली है? असली ISI मार्क के साथ मानक का नंबर और उत्पादक का 7 अंकों का लाइसेंस नंबर भी होता है, समझी? ISI का निशान, क्वालिटी गारंटीड। जागो ग्राहक जागो। पेट्रोलियम पदार्थ सीमित हैं और जल्द ही खत्म हो जाने वाले हैं, इसीलिए इन दुर्लभ पदार्थ को बचाना ज़रूरी है। LPG बचाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें। PCRA द्वारा बताए गए साधारण टिप्स अपनाइए। आइए दोस्तों, हम ईंधन बचाएं और देश की प्रगति में हाथ बटाएं। PCRA का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और LPG बचत के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार की तवज्जो रोजगार पैदा करने, तरक्की के लिए इक्तिसादी इस्लाहात को फरोग देने और किसानों की बहबूद के लिए काम करने के साथ साथ तालीम के मेयार को बेहतर बनाने पर मरकूज है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी बिजनेस मीडिया हाउस ब्लूमबर्ग की 20वीं सालाना तकरीब से नई दिल्ली में खिताब कर रहे थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ब्लूमबर्ग मीडिया के 20वें यौम तासीस की तकरीब में जब मुल्क और दुनिया के बड़े कारोबारियों से खिताब करने पहुंचे तो तवज्जो का मरकज था मुल्क की तरक्की, माशी इस्लाहात का अमल और रोजगार पैदा करना। वजीर आजम ने कहा कि यह भारत की ठोस पॉलिसियों और बेहतरीन मैनेजमेंट का ही नतीजा है कि दुनिया भर में माशी सुस्त रवि के दरमियान भारत अपने आप को मजबूती से खड़ा रख पाया है और ये बात कुछ लोग पचा नहीं पा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि नौजवानों के लिए नौकरियों के मौके पैदा करना सरकार की अव्वलीन तरजीह है। Over 31 million loans have been sanctioned to entrepreneurs for a total value of nearly $19 billion this year. You will be pleased to know that 77% of these entrepreneurs are women and 22% of them are from the scheduled castes and scheduled tribes. आदादोशुमार के जरिए वजीर आजम ने लोगों को समझाने की कोशिश की कि गुज़िश्ता साल कर्ज की शरह में 11.5% का इजाफा हुआ, निजी शोबे में सरमायाकारी 30% बढ़ी, खाद, चीनी और खेती के सामानों में FDI में इजाफा हुआ, यानी गैर मुल्की सरमायाकारी का फायदा किसानों को भी मिलना शुरू हुआ। मेक इन इंडिया के लिए भी ये एक बड़ी खुशखबरी है। I am thrilled to see that foreign investment is flowing into this rural economy. In the year up to September 2015, FDI in construction activities showed 360% growth. Computer software and hardware had 285% growth. FDI in the automobile industry grew 71%.
This is concrete evidence that the Make in India policy is having effect in employment intensive sectors. वजीर आजम मोदी ने उम्मीद जाहिर की कि किसानों के लिए उठाए जा रहे कदमों की वजह से 2022 तक उनकी आमदनी दुगनी कर पाना मुमकिन होगा। पीएम मोदी ने कहा कि मुल्क में सभी मंडियों को ऑनलाइन करने पर भी काम जारी है। रोजगार के साथ साथ हुनरमंदी को फरोग देने के लिए अब सरकार इब्तदाई तालीम की क्वालिटी पर ज्यादा पैसे खर्च करने जा रही है। इस तरह मुल्क के 10 सरकारी और निजी इदारों को आलमी सतह का बनाने के लिए उन्हें पूरी खुदमुख्तारी भी दी जाएगी। इसी तरह जो कंपनियां रोजगार देती हैं उन्हें टैक्स में रियायत दी जाएगी। निजी शोबे में भी नई नौकरी पाने वालों को पेंशन की मुआविन रकम सरकार की तरफ से दी जाएगी। साथ ही पीएम ने ऐलान किया कि सरकारी और पीएसयू में नौकरी के लिए दरखास्त देने वालों के मार्क्स अब निजी कंपनियों के लिए भी दस्तयाब होंगे। वजीर आजम मोदी ने कहा कि सरकार इस्लाहात करना चाहती है लोगों की जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए। With the support of the people, we can transform India. I know it will be difficult, but I'm sure it is doable. And I'm confident it will be done. अजय मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। चलिए आपको बता दें कि वजीर खजाना अरुण जेटली ने कहा है कि जानबूझकर बैंकों का कर्ज ना लौटाने वालों को पैसा लौटाना होगा, वरना उन्हें नतायज भुगतने को तैयार रहना चाहिए। एक इंटरव्यू में वजीर खजाना ने किंगफिशर के मालिक और हजारों करोड़ रुपए के मकरूज विजय माल्या के बारे में कहा कि जिन बैंकों ने माल्या को पैसा दिया है वो सब अपना पैसा वापस लेने के लिए तमाम जरूरी इकदाम कर रहे हैं। 30 जनवरी 2014 तक आपको बता दें किंगफिशर एयरलाइंस पर बैंकों के 6,963 करोड़ रुपए बकाए थे। इस कर्ज पर सूद के बाद बैंकों का मजमूई कर्ज 9,000 करोड़ रुपए हो चुका है। किंगफिशर एयरलाइंस अक्टूबर 2014 में बंद हो गई थी। दिसंबर 2014 में इसका फ्लाइट परमिट भी कैंसिल हो चुका है। और अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 3 मुल्कों के सरकारी दौरे पर आज देर रात ब्रसेल्स के लिए रवाना होंगे। अपने इन 3 रोजा दौरे में वो वाशिंगटन में जौहरी तहफ्फुज कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वो सऊदी अरब का भी दौरा करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ब्रसेल्स दौरे के दौरान भारत यूरोपीय यूनियन सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वो बेल्जियम के वजीर आजम चार्ल्स मिचेल के साथ बाहमी सरबराह इजलास में भी हिस्सा लेंगे। वजीर आजम 31 मार्च को चौथी जौहरी तहफ्फुज सरबराह कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए ब्रसेल्स से वाशिंगटन के लिए रवाना होंगे। इस इजलास में वो 1 अप्रैल को जौहरी तहफ्फुज के ताल्लुक से कुछ अहम ऐलानात भी करेंगे। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। बहुत बहुत बधाई हो, आपने अपने बच्चों को पोलियो से बचा लिया। लेकिन जब तक दुनिया में पोलियो का एक भी केस है, पोलियो का खतरा बना हुआ है। इसीलिए अब सरकार देश में पोलियो इंजेक्शन की शुरुआत कर रही है, ताकि आपके बच्चे को मिले डबल सुरक्षा। अब अपने 1 साल से छोटे बच्चे को टीकाकरण सत्र में पोलियो की तीसरी खुराक के साथ जरूर दिलवाएं पोलियो का इंजेक्शन। क्यों राधा, इससे क्या होगा पता है ना? हाँ दीदी, पोलियो से डबल सुरक्षा हमेशा के लिए। याद रहे, पोलियो की तीसरी खुराक के साथ जरूर दिलवाएं पोलियो का इंजेक्शन। अधिक जानकारी के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र, एएनएम या आशा दीदी से संपर्क करें। किशोर अवस्था हम सब की जिंदगी का बहुत ही अहम पड़ाव होता है, जिसमें हम सब बहुत ही महत्वपूर्ण शारीरिक और मानसिक बदलावों से गुजरते हैं। इस उम्र में खून की कमी यानी अनीमिया काफी आम है, जिसके कारण कमजोरी, चिड़चिड़ापन और थकान जैसी शिकायतें आती हैं। सप्ताह में 1 बार आईएफए की नीली गोली लेना किशोर अवस्था में विकास के लिए सहायक होता है। ये नीली गोली शासकीय शालाओं, आंगनबाड़ी केंद्रों और शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में निःशुल्क मिलती है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब किशोर और किशोरियां साप्ताहिक आईएफए की इस नीली गोली का सेवन जरूर करेंगे।
मैंने अपनी बुटीक के बारे में एनएसएसओ को पूरी जानकारी दी। सरकार हमारे हित के लिए हमारे कामकाज की जो भी जानकारी चाहती है हमने सब दे दी है। कामकाज की जानकारी नहीं देंगे तो हमारा विकास कैसे होगा? हमें गर्व है कि हमने सही जानकारी दी। एनएसएसओ मैन्युफैक्चरिंग, व्यापार और सेवा क्षेत्र के असंगठित उद्यमों पर देशव्यापी सर्वे कर रहा है। आप भी अपना सहयोग देकर देश के विकास में भागीदार बने। आपके द्वारा दी गई जानकारी गोपनीय रखी जाती है। निभाए अपनी जिम्मेदारी, एनएसएसओ को दे सही जानकारी। पति की मौत यानी औरत की जिंदगी में गहराता अंधेरा, उस पर गरीबी के काले बादल भी घेरे हुए हों, तब अंधियारे बादल छट जाएंगे, जरूरत पे हम हर कदम साथ हैं। भारत सरकार की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना 40 से 79 साल तक की बीपीएल विधवाओं को 300 रुपए महीना पेंशन देती है। मुझे मेरी पेंशन नियम से मिल रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका खैर मकदम है। खबर उत्तराखंड के सियासी सूरत हाल की है। उत्तराखंड में सियासी बहरान अब शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। रियासत में सदराज के निफाज के बाद अब मामला हाई कोर्ट तक जा पहुंचा है। कांग्रेस के 9 बागी अरकान असेंबली भी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि स्पीकर ने इन अरकान की रुकनियत को रद्द कर दिया था। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी नुमाइंदा रमा त्यागी। रमा, उत्तराखंड का सियासी बहरान तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां सदराज का निफाज हो चुका है तो वहीं अब ये मामला हाई कोर्ट तक जा पहुंचा है। आगे की सूरत हाल क्या कुछ रुख इख्तियार कर सकती है? जी बिल्कुल सही कहा आपने शैला। यहाँ का सियासी मामला है वो अदालत में दस्तक दे चुका है और अदालती कार्रवाई का एक पड़ाव कल पूरा हुआ। एक सुनवाई हुई। अभी आज केंद्र सरकार को अपना पक्ष रखना है। उसमें सुनवाई अब से कुछ ही देर में उसकी शुरू हो जाएगी और सभी की नज़रें इसमें लगी हैं कि क्या कुछ इसमें निकल कर आता है, अदालत का दिशा निर्देश इसमें क्या होता है। तभी जो अलग अलग पक्ष हैं वो अपनी अपनी कार्रवाई आगे इसमें करेंगे। और बता दें कि इसके अलावा भी जो तमाम अन्य विकल्प हैं उसमें भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जुट गए हैं। कांग्रेस ने कल राज्यपाल के समक्ष अपने साथ ज़्यादा विधायक होने का दावा पेश किया और उनसे गुजारिश की कि उन्हें मौका दिया जाए एक बार अपना बहुमत साबित करने का, क्योंकि जो निलंबित विधानसभा होती है, निलंबित असेंबली होती है, उसमें सरकार बनने के जो विकल्प होते हैं वो मौजूद रहते हैं और राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार किसी भी दल को आमंत्रित कर सकता है जो भी दल वहां पर जाकर दावा करता है। बीजेपी अभी पूरी स्थिति पर नज़र बनाए हुए है और अगली चुनावी संभावनाओं को देखते हुए भी दलों ने तैयारी कर दी है। दोनों ही पक्ष अपने अपने तरीके से तमाम बातें जनता के सामने ले जाने का दावा कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए, अलग अलग जुलूस और सभाएं निकाल के। इसके अलावा जो बागी विधायकों का मसला है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट उस पर क्या लेता है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जाने से भी पहले उनके पास एक विकल्प है कि यहाँ हाई कोर्ट की, नैनीताल हाई कोर्ट की डबल बेंच में वो इस मामले को लेकर जाएं, लेकिन वो भी अभी जो वर्तमान में केस चल रहा है उस पर नज़र बनाए हुए हैं कि उसमें कोर्ट का रुख क्या रहता है। तभी जो ये कानूनी दांवपेच है इसे आगे बढ़ाया जाएगा। तो देखना दिलचस्प रहेगा शैला कि आगे ये जो अब मसला है ये क्या नया रुख लेता है। यानी कह सकते हैं रमा कि सरकार बनाने के सभी विकल्प जो हैं वो खुले हुए हैं। देखने वाली बात ये होगी कि ऊंट किस करवट बैठता है। फिलहाल शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और आपको बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मुतालिक 50 खुफिया फाइलों की दूसरी किस्त आज जारी की जाएगी। ऑनलाइन दस्तयाब होने वाली 1956 से लेकर 2009 तक की फाइलों में तकरीबन 10 फाइलें वजीर आजम के दफ्तर और वजारत दाखिला की हैं, जबकि 30 फाइलों का ताल्लुक वजारत खारजा से है। ऐसा माना जा रहा है कि बोस से मुतालिक 50 खुफिया फाइलों की दूसरी किस्त आज वजीर सकाफत महेश शर्मा वेब पोर्टल www.netajipapers.gov.in पर जारी करेंगे। इन फाइलों तक आवाम की रसाई के मुतालबे की तकमील से स्कॉलरों को तहरीक आज़ादी के इस कद्दावर लीडर पर तहकीक करने में मदद मिलेगी। आपको ये भी बता दें कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 23 जनवरी को नेताजी के 119वें यौम पैदाइश पर 100 खुफिया फाइलें मंजर आम पर लेकर आए थे। और अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का। बेल्जियम में अफसरों ने ब्रसेल्स हमलों के दौरान लापता भारतीय शहरी राघवेंद्रन गणेशन की मौत की तस्दीक कर दी है। ब्रसेल्स में 22 मार्च को हुए हमले में मरने वालों में राघवेंद्रन की पहचान हुई है। गौरतलब है कि दहशतगर्दाना हमलों में 35 अफराद मारे गए थे और तकरीबन 300 से ज्यादा जख्मी हो गए थे। राघवेंद्रन गणेशन की लाश एम्स्टर्डम में ही उनके अहले खाना को सौंप दी गई है। राघवेंद्रन भारतीय आईटी कंपनी इन्फोसिस में काम करते थे और उनका कुनबा मुंबई में रहता है।
वजीर आजम ने ट्वीट करके नौजवान राघवेंद्रन गणेशन की मौत पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए उनके कुनबे के साथ हमदर्दी का इजहार किया है। खबर जम्मू कश्मीर से है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती 4 अप्रैल को जम्मू और कश्मीर की पहली खातून वजीर आला की हैसियत से हलफ ले सकती हैं। महबूबा रियासत की 13वीं वजीर आला होंगी। इससे पहले महबूबा मुफ्ती ने 26 मार्च को गवर्नर से मुलाकात करके बीजेपी के 25 अरकान असेंबली की हिमायत से हुकूमत साजी का दावा पेश किया था। और इस पर और जानकारी के लिए बात करते हैं अपने नुमाइंदे अजय विक्रम सिंह से। अजय, जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की राह अब हमवार हो चुकी है। दोनों ही पार्टियों के बीच सभी मामला जो है वो तय पा चुके हैं और अब पूरी उम्मीद है कि महबूबा पहली खातून वजीर आला बन जाएंगी। क्या कुछ तैयारियां चल रही है इस सिलसिले में? जी बिल्कुल। अब जबकि भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी में तमाम जो आपस की बातें थी उसमें रजामंदी हो गई है, तो निश्चित तौर पर अब सबकी निगाहें शपथ ग्रहण समारोह पर है। उस तारीख का इंतजार है जब शपथ ग्रहण समारोह होगा। जो हमारे सोर्सेज है वो ये कह रहे हैं कि 4 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। हालांकि ये तारीख 8 भी हो सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कोशिश है कि जो अभी कृष्ण पक्ष का जो ये समय चल रहा है उसमें शपथ ग्रहण न कराया जाए। 8 तारीख को नवरात्र शुरू हो रहे हैं, उस समय शपथ ग्रहण कराया जाए। लेकिन 9 तारीख के पहले विधानसभा का सत्र बुलाया जाना है, इसलिए 4 तारीख से 8 तारीख के बीच में निश्चित तौर पर शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा। इस लिहाज से दोनों दलों ने जो इनका जो विभागों का जो बंटवारा था आपस में, ये भी एक सहमति शैला हुई है कि जो पिछली सरकार में जो फार्मूला था मुफ्ती मोहम्मद सईद के नेतृत्व जो सरकार बनी थी, फार्मूला कमोबेश वही बना रहे। 12 और 13 का 12 सीटें जो है 12 मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी के पास थे, 13 मंत्रालय पीडीपी के पास थे, तो कमोबेश लगभग वही बातें हैं। इसके साथ ही ये भी तय हुआ है कि होम, फाइनेंस और प्लानिंग का जो मंत्रालय है वो पीडीपी के पास बना रह सकता है। इसके साथ ही साथ पावर मिनिस्ट्री, जिसकी काफी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, ये सब भारतीय जनता पार्टी के पास रह सकती है। निश्चित तौर पर पिछली बार 11 कैबिनेट पीडीपी के पास थे, 8 कैबिनेट भारतीय जनता पार्टी के पास थे। भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कुछ कैबिनेट और उसे मिले, लेकिन फिलहाल अभी पुराने फॉर्मूले पर ही बात बनी रहेगी, ऐसे हमारे सोर्सेस कह रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल यहाँ वक्त खत्म हो गया है, इजाजत दीजिए, आदाब।